समय की कहानी ऐसी होती है जिसके बारे में जानना सभी कोई चाहते हैं। आखिर समय अपनी काल चक्र के अनुसार जो घटनाएं घटती हैं हर समय में, उसको समझने के लिए हमको किसी न किसी तिथि, किसी न किसी दिनांक या दिवस के बारे में जानना आवश्यक है। हम शुक्ल पक्ष को समझते हैं, कृष्ण पक्ष को समझते हैं, या फिर हम अपने अगर इतिहास की ओर जाएं, चाहे वो वैदिक परंपरा हो या फिर हिजरी की ओर जाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें घटी हैं और वो घटनाएं किस समय घटी हैं ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम चाहे किसी भी चीज का रेफरेंस ले लें, लेकिन हमको उन सभी रेफरेंसेस में किसी न किसी दिनांक तिथि के बारे में बताया जाता है। हम चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात करें या फिर मोहनजोदाड़ो सभ्यता की बात करें या फिर मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं को किसी न किसी समय के साथ ही दिखाया जाता है कि वो सभ्यता कब डेवलप हुआ, आखिर वो सभ्यता कब बना था या कैसे हुआ था। अभी हम लोग फिलहाल में जो जिस वर्ष में है, ये नया साल का त्योहार चल रहा है या फिर न्यू ईयर हम लोग मना रहे हैं, पिकनिक पे लोग जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ये सभी घटनाएं हो रही हैं। यानी 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाए, न्यू ईयर सेलिब्रेट किए। ये 1 जनवरी को न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट किया गया, आखिर 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पास आती हैं। आज जो हमारे विषय है वो समय की कहानी के बारे में हम देखेंगे कि आखिर समय की कहानी कब से कैसे शुरू होती है और किस किस कैलेंडर को फॉलो किया गया है। नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, साथ ही ईसवी सन कब और कैसे शुरू हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर था, क्या चलता था। तो आज का पूरा विषय कैलेंडर के बारे में रहेगा और आज हम जानेंगे कैलेंडर के बारे में बहुत सारी जानकारियां। तो नमस्कार, एसबीआई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को, आप सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 का शुभारंभ हो चुका है। और निश्चित तौर पे मेरा ये उम्मीद है, मेरा ये मानना है कि ये 2026 नया साल जो आपके लिए आया हो बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लेकर आएगा, आपके सभी होप्स या एम्स जो आपने अपने मन में सोच के रखे उन सबों को पूरा करेगा। लेकिन इसी न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हम न्यू ईयर सेशन लेकर आए। इसमें क्या आपको मिलता है कि हम आज जानेंगे क्यों मनाते हैं 1 जनवरी, और पिकनिक 1 जनवरी को पिकनिक के तौर पे क्यों देखते हैं या फिर 1 जनवरी को ही नया साल के तौर पे क्यों देखते हैं। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको कैलेंडर के इतिहास के बारे में जानना होगा कि आखिर कैलेंडर का इतिहास कब से शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे लोग कैलेंडर की परिकल्पना की और कैसे लोग कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो कैलेंडर का इतिहास क्या होता है, सबसे पहले कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। क्या था दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर, उसके साथ वर्तमान में सर्वमान्य कैलेंडर कौन सा है, अभी जो हम लोग कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, किस कैलेंडर के अनुसार हम लोग 1 जनवरी को पिकनिक या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। साथ ही देखेंगे भारत में सनातन धर्म का कौन सा कैलेंडर चलता है, उसके साथ इस्लाम धर्म के लिए किस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। साथ ही हर धर्म का नया साल क्या एक ही होता है या फिर हर धर्म का नया साल अलग अलग हो जाता है। इसके बाद अगर देखते हैं तो क्या सच में यीशु के जन्म से ही कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा कैलेंडर का इतिहास क्या है। सबसे पहले कौन सा कैलेंडर आया जिसने किसी तिथि को, दिन को डिनोट करने का या फिर पहचानने का तरीका को देखा। तो जो सबसे पहला कैलेंडर आता है वो अभी से लगभग 30,000 ईसा पूर्व आता है और उसका नाम था प्राकृतिक कैलेंडर, जिसमें किसी भी ईयर को समझने का कोई तरीका नहीं था। इसमें क्या क्या था, तो इसका आधार आपका हो जाता था सूर्योदय और सूर्यास्त, जो सिर्फ दिन और रात को दिखाता था। साथ ही और इसमें मौसम का बदलना, चंद्र की कलाएं, जो चंद्र की कलाएं होती हैं, चंद्र का जो आकार बड़ा या छोटा दिखाई देता है पृथ्वी पे जो सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से, उसके अनुसार कैलेंडर को माना गया। और यह कोई लिखित कैलेंडर नहीं था। इसमें खेती, फसल, बुआई और कटाई उसके लाभकारी होने के में जो कैलेंडर माना जाता था उसी को हम बोलते थे प्राकृतिक कैलेंडर, क्योंकि इसमें खेती जो 3 ऋतुओं आती थी, बरसात का ऋतु, सर्दी का ऋतु और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का ऋतु, इन तीनों ऋतुओं के अनुसार इसकी गणना की गई थी। इसका कोई लिखित अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है और वो कैलेंडर भी कोई लिखित कैलेंडर नहीं था, क्योंकि 30,000 ईसा पूर्व कोई लिपि का ही जानकारी नहीं था, तो लिखना कैसे संभव हो पाएगा। तो ये पहला कैलेंडर माना जाता है कि प्राकृतिक कैलेंडर 30,000 ईसा पूर्व प्रारंभ किया गया होगा। दूसरा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है सुमेरियन कैलेंडर, जो कि लगभग 30,000 ईसा पूर्व इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया और ये लाया गया था मेसोपोटामिया, इराक में। और यहाँ से कैलेंडर में थोड़ा सा सुधार या फिर इसकी जानकारी को थोड़ा सा और व्यापक रूप दिया गया।
इसमें चंद्रमा, जिसको हम लोग लूनर कैलेंडर भी बोलते हैं, तो चंद्रमा के आधार पर तिथि की गणना प्रारंभ की गई और साथ ही 12 महीनों का एक पूरा साल होता था और उस 12 महीनों में कुल 354 दिन। हम जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो लगभग 29.5 दिन में पूर्णिमा से लेकर वापस पूर्णिमा तक आता है। तो जो एक महीना होता था वो लगभग 29.5 दिन कह सकते हैं या फिर 29.5 दिन का एक महीना होता था और उसी के अनुसार अगर 12 महीना की ओर चले तो 354 दिन का एक साल उस समय सुमेरियन कैलेंडर में दिखाया गया था या फिर सुमेरियन कैलेंडर में आया था। तो साथ अगर देखते हैं तो हर 2-3 साल बाद मौसम में जो अंतर पड़ने लगा था, हम अभी भी अगर चांद को फॉलो करते रहे या फिर सिर्फ चंद्रमा के अनुसार चलें या फिर अगर हम हिजरी कैलेंडर को देखें या फिर हम पंचांग के अनुसार देखते हैं, तो हमें पंचांग या फिर शक संवत विक्रम संवत में भी क्या करना पड़ता है कि हर 3 साल के आसपास में हमको महीना को दोहराना पड़ता है ताकि मौसम को मैच कर जाए। यानी अभी जो जनवरी जिस मौसम में है वो हमेशा जनवरी यही मौसम है, इसके लिए हर 2-3 साल बाद इसको दोहराने का कला जो होता है उसी कला को बोला जाता है कि लीप ईयर सन को भी लाते हैं ताकि मौसम और तिथि मैच करे या फिर त्योहार का कोई दूसरा मौसम ना आए, वो समान रूप में त्योहार चलते रहे। इसीलिए हर 2-3 साल बाद मौसम के अंतर पड़ जाता था। इसके लिए एक अतिरिक्त महीना को जोड़ा गया ताकि मौसम में जो अंतर है वो महीना में अंतर के साथ न दिखे और एक महीना और अतिरिक्त जोड़ के यानी हर 2-3 साल बाद जो 12 महीने का एक साल होता था वो 13 महीने का एक साल किया जाता था और मौसम और महीना एक साथ मैच हो जाता था। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें तो मिस्र कैलेंडर आया था, यानी मिस्र कैलेंडर को बनाया गया था लगभग 2700 ईसा पूर्व यानी 2700 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर को बनाया गया। इसका आधार था तो सूर्य और नील नदी का बाढ़, यानी जो नील नदी में बाढ़ मौसम के अनुसार आता है उसी बाढ़ और सूर्य के माध्यम से इस कैलेंडर को डेवलप किया गया जिसका नाम था मिस्री कैलेंडर। इसमें और आगे बात करते हैं तो 12 महीनों का यह भी कैलेंडर था, लेकिन इसमें 29.5 दिन का एक महीना नहीं कर इसको सीधे 30 दिन का महीना किया गया और ऐसी स्थिति में 360 दिन का एक साल होना चाहिए, लेकिन 5 दिन जो त्योहार के थे उन 5 दिनों को हटा दिया गया। 5 अतिरिक्त दिन जिसको त्योहार में जोड़ दिया गया उसको इसमें जोड़कर उसके लिए कोई तिथि नहीं होती थी, इसलिए उस 5 दिनों को जोड़कर इसको 365 दिन का एक साल बनाया गया। इसके बाद चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा वैदिक यानी हिंदू कैलेंडर की जानकारी आ चुकी थी जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व जो कि हमारा वैदिक काल भी माना जाता है। तो उसी वैदिक काल में एक वैदिक कैलेंडर या फिर हिंदू कैलेंडर की जानकारी आ गई थी और इसका आधार सूर्य, चंद्र, अमावस्या, पूर्णिमा, नक्षत्र इत्यादि इन सभी को मद्देनजर रखते हुए, इन सभी को देखते हुए एक कैलेंडर यानी वैदिक कैलेंडर को बनाया गया और इसमें 12 महीनों का ही एक साल होता था, लेकिन वो 12 महीने 365 दिन नहीं होकर 354 दिन ही थे क्योंकि वो महीने भी चंद्रमा के अनुसार ही चलता था। यानी अमावस्या से अमावस्या तक का महीनों को के दिन को एक महीना माना जाता है या फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक के दिनों को एक महीना माना जाता था। उसके अनुसार 354 दिन में ही ये एक साल पूरा हो जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हर 2-3 साल के बाद मौसम को मिलाने के लिए इसको दोहराया जाने लगा, एक महीने को दोहराने जाने लगा, जिसके कारण मौसम और हमारी तिथियां यानी हमारे त्योहार मैच कर पाए। आज भी भारत में पंचांग के रूप में जो हम देखते हैं वो यही हमारा वैदिक कैलेंडर है और यही वैदिक कैलेंडर यानी ज्योतिष पंचांग के माध्यम से हम अपने त्योहारों को मनाते हैं और यही हमारे भारत में अभी भी पंचांग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद चीनी कैलेंडर को बनाया गया लगभग 1600 ईस्वी पूर्व में चीनी कैलेंडर यानी चीन में कैलेंडर को डेवलप किया गया और वो कैलेंडर का आधार था चंद्र और सूर्य, जिसको लूनर और सोलर कैलेंडर भी के नाम से भी जानते हैं। तो लूनर और सोलर कैलेंडर जो कि चीन में आया और उसमें भी 12 पशु राशियों के माध्यम से 12 महीने को दिखाया जाता है और उसी में लीप महीना हर 3 साल बाद लाया जाता है, एक अतिरिक्त महीना लाया जाता है ताकि मौसम को मैच कराया जा सके सभी त्योहार या फिर सभी महीनों के अनुसार। तो ये लीप मंथ पहले चलता था, अभी लीप ईयर आता है, उस लीप ईयर में एक दिन को बस जोड़ा जाता है, लेकिन उस समय जो था लीप मंथ लाता था और उसमें एक नए महीने को ही जोड़ दिया जाता था क्योंकि वो सभी जो तिथियां थी वो चंद्रमा के अनुसार चलती थी। अब इसके बाद देखें तो हर महीना 29.5 यानी 29.5 दिन का हर महीना चंद्रमा के अनुसार जितने भी कैलेंडर चलेंगे उसके जो महीना रहेगा वो 29.5 दिनों का ही होगा क्योंकि
लगभग 59 दिनों में 2 महीना होता है, यानी 29.5 दिन में चंद्रमा पूर्णिमा से पूर्णिमा की ओर या फिर अमावस्या से अमावस्या की ओर हो जाता है, इसलिए 29.5 दिनों का एक महीना माना जाता है। और साल में 354 दिन इसके अनुसार हो जाते हैं। इसके बाद बात करें तो लीप ईयर भी आता है, वो 13 महीना जुड़ जाते हैं ताकि हमारा मौसम और ऋतुएं एक साथ फिर से मैच हो जाए तिथि के अनुसार। उसके बाद आता है ग्रीक कैलेंडर, जो कि 800 से लगभग 300 ईसा पूर्व में आता है, किया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हर शहर और हर राज्य में अलग अलग कैलेंडर बना दिया गया था ग्रीक में, यही से इसकी परेशानी बढ़ गई थी। ये भी 12 महीने का एक साल होता है और इसमें भी 29.5 दिनों का ही महीना होता है, लगभग 354 दिन का एक साल यहाँ भी डेवलप किया गया। और मौसम के साथ चलने के लिए 13वां महीना का उपयोग इस ग्रीक कैलेंडर में भी किया जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं तो 7वें नंबर पे आता है हमारा रोमन कैलेंडर, जो कि लगभग 700 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर को लाया जाता है और इसका आधार मौसम था। शुरुआत में 10 माह का ये कैलेंडर बनाया गया, इसमें 10 माह ही होते थे, जो कि मार्च से लेकर दिसंबर तक, जो अभी हम लोग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अभी देख रहे हैं, वो मार्च से लेकर दिसंबर तक ही था, यानी सिर्फ 10 महीने को ही इसमें दिखाया गया था। और यह यहाँ पर जो साल था वो सिर्फ 304 दिनों का एक साल बना दिया गया था, जो कि परेशानी का सबब था भी। और उसमें बाद में इसको सुधार करते हुए बाद में जनवरी और फरवरी को भी इसी में जोड़ा जाता है, इसी कैलेंडर में जोड़ा जाता है और उसके बाद 12 महीने का एक साल हो जाता है। और यहीं से फरवरी सबसे छोटा यानी 28 दिन का फरवरी को बनाया जाता है और 29, 30, 31 जो हमारे जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, फिर मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, ये सिलसिला यहीं से शुरू किया गया था ताकि थोड़ा सा अंतर महीना के दिनों में रह जाए। और सबसे बड़ा कारण ये था कि रोमन में इसके जिसका वर्चस्व ज्यादा था उसके नाम पर जो महीना रखा गया था उस महीने के दिन की संख्या को बढ़ा दिया जाता था, और जिसका वर्चस्व कम था उसके नाम पे जो भी महीना था उसके दिन की संख्या को थोड़ा सा घटा दिया जाता था, और यहीं से इसकी परंपरा शुरू होती है। इसके बाद आता है 8वें नंबर में जूलियन कैलेंडर, और हम जूलियन कैलेंडर को ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, इसमें सुधार करके लाया गया जो कि बना बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन उसका आधार जूलियन कैलेंडर ही था जिसपे हम लोग अभी भी उसी के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को डेवलप किए, फिर उसी के आधार पर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था सूर्य, यानी सोलर सिस्टम जो है सूर्य की घूमने की स्थिति या गति के अनुसार हम लोग दिन को तिथियों में बांटे और वहीं से 12 महीनों जनवरी से लेकर दिसंबर तक के साल को भी बनाए। और साल में लगभग 365 दिन, जो अभी हम लोग जानते हैं साल में 365 दिन, वही 365 दिन की परंपरा शुरू हुई और लीप ईयर को भी लाया गया, जो कि साल में हर 4 साल में एक बार 366 दिन का जो अभी आता है हर 4 साल में एक बार 366 दिन का लीप ईयर सन, वो जूलियन कैलेंडर से ही लीप ईयर सन का इस परंपरा को भी शुरुआत किया गया था। लेकिन इसमें एक समस्या क्या था कि साल में 11 मिनट अधिक हो जाने की वजह से मौसम और तारीखों में अंतर होने लगा, और इसी अंतर को मिटाने के लिए, इसी अंतर को ठीक करने के लिए हमारे पास जो वर्तमान में कैलेंडर आता है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि 1582 ईस्वी में आता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1582 ईस्वी में आता है, उससे पहले जो कैलेंडर चलते आ रहा था वो रोमन कैलेंडर ही था और उसी को फॉलो किया जाता था। वर्तमान में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। इस कैलेंडर का जो आविष्कारक है या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट लाया उसका नाम है पोप ग्रेगोरी, और इसी ने अपने नाम पर वर्तमान कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रख दिया है। इसका जो आधार है ये भी सूर्य ही रहेगा, क्योंकि ये रोमन कैलेंडर से ही इन्फ्लुएंस होकर आया है। तो सूर्य के आधार पर इसको भी देखा जाता है। इसमें 12 महीने ही होते हैं, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का साल माना जाता है। साथ ही साल में 365 दिन, और लीप ईयर साल हर 4 साल में एक बार आता है, और वो जो लीप ईयर सन होता है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। ये बिल्कुल अभी तक जितनी भी जानकारी है रोमन कैलेंडर के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया है, लेकिन एक जो सुधार होता था उसमें जो 11 मिनट बढ़ते थे उसी को मेंटेन करने के लिए लीप ईयर के नियम में परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन क्या किया गया कि सिर्फ 100 से कटने वाले वर्ष लीप ईयर नहीं होंगे। यदि कोई वर्ष है जो 100 से कट रहा है और वो चौथा वर्ष हो भी गया है, फिर भी वो लीप ईयर सन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो 400 से न कट जाए। यानी किसी वर्ष को लीप ईयर सन तभी माना जाएगा जब वो 100 से भी कट जाए और 400 से भी कट जाए। जैसे कि 1900 ईस्वी, अगर 1900 ईस्वी की हम बात करें तो 1900 ईस्वी 100 से तो पूरी तरह से कट जाता है, और वो 4 से भी कटता है, यानी 4 साल के बाद आता है।
फिर भी वो 400 साल से नहीं करता, इसीलिए 1900 ईस्वी जो है वो लीप ईयर सन में कंसीडर नहीं होगा। इसके आधार पर हम देख पाए तो 1896 के बाद 1900 के लीप ईयर में नहीं डाला जाता है, बल्कि 1904 को लीप ईयर में रखा जाता है, और यही गैप से जो 11 मिनट अधिक होता था उसको मेंटेन कर लिया जाता है। यानी सटीक तिथियों के साथ अगर कोई कैलेंडर आया तो उस कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या था, तो इसमें वर्तमान में वैश्विक कैलेंडर यानी अभी जो विश्व जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, एक साथ विश्व को देखने के लिए जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, यानी हमारी तिथि, दूसरे देश की तिथि, इन सभी तिथि को अगर वैश्विक रूप से देखें तो वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है, जिसके माध्यम से हम अपनी डेट्स को, अपनी तिथि को सही तरीके से देख पाते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें गैप में तो 11 मिनट जो अधिक हो रहे थे, समय को लीप ईयर में सुधार आ गया और यहीं से हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लाकर पेश किया गया। हर 4 साल में लीप ईयर सन होगा, पर वह यदि 100 से विभाजित है तो 400 से भी विभाजित होना आवश्यक है, अन्यथा उसको हम लोग लीप ईयर सन नहीं मानेंगे। इसके बाद अगर हम 10वें नंबर पर देखें तो हिजरी कैलेंडर आता है, जिसको हम लोग इस्लामिक कैलेंडर भी बोलते हैं। तो जो ये इस्लाम धर्म में फॉलो किया जाने वाला कैलेंडर है और ये हिजरत से स्टार्ट हुआ है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो पलायन था वहीं से इस कैलेंडर को भी शुरुआत किया गया है, और इसका आधार शुद्ध चंद्र कैलेंडर है, यानी पूरी तरह से चंद्रमा के अनुसार जिस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है वही है हमारा हिजरी कैलेंडर। आप देखते होंगे कि हम ईद का चांद देखते हैं, यानी ईद का भी जो त्योहार मनाया जाता है वो चंद्रमा के आकार, यानी चंद्रमा अगर दिखता है तो ही हम ईद का त्योहार मनाते हैं। इसका मतलब हिजरत कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला ईद पूरी तरह से शुद्ध चंद्र कैलेंडर है, यानी चंद्रमा के अनुसार ही ये चलता है। और इसमें भी 12 महीने होते हैं। जो पहला महीना होता है वो मुबारक महीना मुहर्रम होता है, उसके बाद जो आखिरी महीना होगा वो धु अल हिज्जा होता है। तो ये भी 12 महीनों का ही होता है और 354 दिन का साल। अभी तक जितने भी कैलेंडर देखे हैं उन सब में सुधार कर कर और मौसम के साथ त्योहारों को मिलाया जाने के लिए लीप ईयर मंथ को लाया जाता है या फिर लीप ईयर सन को लाया जाता है, यानी हर 2-3 साल बाद एक मंथ को अलग से जोड़ दिया जाता है अगर वो चंद्रमा को फॉलो करते हुए कोई कैलेंडर बना हुआ है तो। लेकिन हिजरी कैलेंडर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो भी इस्लामिक त्योहार है वो हमेशा एक ही मौसम में नहीं होते हैं, उसके मौसम भी बदलते रहते हैं। अगर ईद अभी वर्षा ऋतु में है तो कुछ सालों बाद फिर वो शरद ऋतु में हो जाएगी, फिर कुछ सालों बाद वो ग्रीष्म ऋतु में भी हो सकती है। तो सर्दी गर्मी हर समय में उनके त्योहार आते रहते हैं, वो चैनिंग चलते रहता है, क्योंकि जो 365 दिन में सूर्य अपने पोजीशन पे वापस, पृथ्वी अपने पोजीशन पे वापस आता है, इसको 354 दिनों तक ही रखा गया है। यही वो कारण है जिससे ऐसी परेशानियां या फिर ऐसी दिक्कत होती है ताकि वो मौसम और त्योहार एक साथ मैच नहीं कर पाते। अगर बात करें तो इसमें लीप ईयर सन नहीं होता है। फिर 29.5 यानी 29.5 दिनों का यह भी एक माह होता है और 12 महीनों का एक साल होता है। और इस्लामिक त्योहार इसी कैलेंडर के आधार पर, इसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए इस्लाम के जितने भी त्योहार है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, सबरात हो, मुहर्रम हो, ये सभी चीजें इसी कैलेंडर के अनुसार चलती है। इसके बाद यहूदियों ने कैलेंडर बनाया जिसका नाम था यहूदी कैलेंडर। वो लगभग 3761 ईसा पूर्व ऐसी कुछ कैलेंडर आई थी जिसका आधार भी था चंद्रमा और सूर्य। इसी के आधार पर इस कैलेंडर को लाया गया था। फिर 12 महीनों का है जिसमें निशान से लेकर अदर तक ये 12 महीनों का ही ये एक कैलेंडर बनाया गया। और इसमें भी लीप ईयर को मैच करने के लिए 13 माह, यानी एक साल 2-3 साल बाद एक साल 13 माह का हो जाता है। और वो जो 13 माह का होता है उसमें लगभग 384 दिन हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 29.5 दिनों का एक माह, बिल्कुल चंद्रमा के साथ जो भी फॉलो करेगा वो सभी 29.5 दिनों में ही एक माह कंप्लीट कर लेगा, या ये लगभग 29.5 दिनों में एक माह कंप्लीट करेगा जो भी चंद्रमा को फॉलो करते हुए कैलेंडर बनेगा। इसके बाद देखते हैं विक्रम संवत। जो विक्रम संवत और शक संवत दो नए संवत आते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तो एक बार में हम देखेंगे विक्रम संवत वो कब आया, तो वो लगभग 57 ईसा पूर्व में आया। और वो किसके कार्यकाल में, किसने इस विक्रम संवत को लाया, तो राजा विक्रमादित्य थे जो कि उज्जैन के राजा थे। उन्होंने विक्रम संवत को प्रारंभ किया, यानी एक हिंदू कैलेंडर की परिकल्पना की और लिखित रूप से हिंदू कैलेंडर को जारी किया। इसका आधार क्या था, तो इसका आधार भी चंद्रमा था और सूर्य। सूर्य क्यों? क्योंकि जो संवत विक्रम संवत है उसमें भी मौसम को मिलाने के लिए हम लीप ईयर लेकर आते हैं, जिसमें मंथ को दोहरीकरण किया जाता है, यानी एक महीना को 2 बार लाया जाता है एक ही साल में।
उसी लिए हम लोग इसको चंद्रमा और सूर्य दोनों का नाम देते हैं। ये 12 महीनों का ही होता है। यह साल भी विक्रम संवत का, जो कि चैत से लेकर फाल्गुन तक चलता है। जो हम लोग देखते हैं हिंदी महीना जो होता है विक्रम संवत का, चैत से लेकर, यानी पहला जो महीना होगा, ये जो न्यू ईयर होगा, जो नौ वर्ष होगा, वो चैत में आएगा और अंतिम फाल्गुन में आता है। उसके साथ ये भी 354 दिनों का साल होता है हर साल, लेकिन किसी एक साल में यानी हर 3 साल बाद उसमें एक महीना को 2 बार लाया जाता है, जिससे मौसम और त्योहार को एक साथ उनको मैचिंग करके चलते रहे। ये महीना भी 29.5 दिनों का ही एक माह होगा। और इसके साथ साथ हिंदू धर्म के सभी त्योहार, पर्व त्योहार, सभी त्योहार इसी के आधार पर चलते हैं, यानी इसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए सभी पर्व त्योहार भी चलते हैं। साथ ही साथ शक संवत लागू होता है, बिल्कुल उसी परिकल्पना जिस परिकल्पना पे विक्रम संवत था, लेकिन ये राजा कुषाण ने अपने समय में इसको लागू किया और वहां से इसकी शुरुआत की, यानी वहां से उनके समय से इसकी गणना तिथि की शुरुआत हो जाती है। और उसका आधार भी वही था, चंद्रमा और सूर्य था। उसमें भी जो महीने थे वही 12 महीने का, चैत से लेकर फागुन तक। तो ये सभी चीजें मैच करी विक्रम संवत से ही। चैत से लेकर फागुन तक 354 दिनों का साल होगा। उसमें लीप ईयर सन के स्थान पर हर 3 साल बाद एक माह को दोहराया जाएगा, ताकि मौसम और त्योहार मैच करते रहें। फिर 29.5 दिनों का ही माह होगा, बिल्कुल विक्रम संवत की तरह। और हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार का आधार भी शक संवत या विक्रम संवत यही चलते हैं। अगर कुछ नोट्स, कुछ स्पेशल बातें जिनको हम नोट कर सकते हैं, तो भारतीय कैलेंडर का जो इतिहास है उसमें जो स्पेशल बातें वो क्या रहेंगी? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत ही है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का माना गया है। वैसे तौर पर तो शक संवत को माना गया है। अभी शक संवत में 1947 चल रहा है। अगर हम शक संवत की बात करें तो 1947 ईस्वी में हम लोग अभी हैं शक संवत कैलेंडर के अनुसार। और अगर विक्रम संवत में बात करें तो ये जो पहले प्रारंभ हो चुका था, इसीलिए अभी हम लोग विक्रम संवत के अनुसार 2082 ईस्वी में चल रहे हैं, यानी विक्रम संवत के अनुसार ये 2082 ईस्वी चल रहा है। अगर हिजरी कैलेंडर को फॉलो करें, चूंकि 622 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था, इसलिए हिजरी कैलेंडर में अगर हम ईस्वी सन को देखें तो हिजरी कैलेंडर के अनुसार 1447 ईस्वी अभी चल रहा है। तो अलग अलग समय में चल रहा है, लेकिन जो वैश्विक रूप से है, वैश्विक रूप से हम लोग 226 में इंटर कर चुके हैं, 226 में घुस चुके हैं। और हम लोग इसी महीने में 1 जनवरी को पिकनिक भी मना चुके हैं, यानी हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट भी कर चुके हैं। तो वैश्विक रूप से जो पूरा विश्व फॉलो करता है, हम लोग इसको वेस्टर्न कल्चर बोल सकते हैं, पश्चिमी सभ्यता बोल सकते हैं। और उसी के अनुसार जो पूरा दुनिया फॉलो कर रहा है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसके अनुसार हम लोग 2026 में आ चुके हैं और अभी अभी न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर देख लिया जाए, कुछ सूचना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की पूरी जानकारी का जो वीडियो होगा वो भी और आना बाकी, यानी हम लोग एडी को कैसे समझेंगे, बीसी को कैसे समझेंगे, यानी ईसा पूर्व को कैसे समझेंगे, या फिर ईस्वी पश्चात को हम लोग कैसे देखेंगे, इन सभी चीजों के बारे में, ईसा मसीह के जन्म के बारे में, और ईसा मसीह के जन्म से ही ईस्वी सन की शुरुआत कैसे की गई, एडी या बीसी की शुरुआत कैसे की गई, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इन सभी विषयों पर बहुत जल्द हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, बहुत जल्दी जानकारी लेकर आएंगे, और देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के से जो शुरुआत हुआ ईस्वी सन, या फिर ईसा मसीह के जन्म का एग्जैक्ट फैक्ट क्या है, कब से हुआ है, एडी क्या है, बीसी क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, और कैसे इसको फॉलो किया जाए, इन सब के बारे में हम लोग जल्दी अगला वीडियो लेकर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि एसबीआई ट्यूटोरियल जो कि थाना के सामने है नगर उंटारी में, वहां पे एसएससी जीडी सीएचएसएल या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का, जेसीसी इंटर लेवल का जो आया था क्लर्क का, उन सभी का बैच शुरू हो चुका है। तो जिनको भी क्लासेस करना है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन क्लास अगर किसी को करना है, चाहे वो डिफेंस में जाना है, एसएससी जीडी वगैरह में जाना है, अगर या फिर झारखंड के एग्जामिनेशंस को फॉलो करना है, तो उन सबको अगर किसी को भी क्लास करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8709367912। यहाँ पे फोन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो को फॉलो करके भी आ सकते हैं। नगर उंटारी में थाना के सामने आ जाएंगे, एसबीआईटी ट्यूटोरियल है, एसबीआईटी कंप्यूटर सेंटर इसका नाम है इंस्टीट्यूट का, तो आएंगे और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और आप सबों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2016। उम्मीद करता हूँ फिर से कि 2026 आपकी उम्मीदों को पूरा कर दे। आप जो भी एम रखें अपने सामने, उन सभी एम्स को कंप्लीट करें, कुछ नया हासिल करें, अच्छे रेजोल्यूशंस के साथ आए और नए साल को एंजॉय करें, अपनी सभी खुशियों को पाएं। और अगर किसी को क्लास करना है तो यहाँ पे जरूर आ जाएं।
आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि हम लोग पूरे कैलेंडर्स में ग्रेगोरियन और एडी और बीसी को पूरे तरह से समझ पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।